अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है 9th चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें हमने आज टॉपिक पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। कि आज हमने जो पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का, बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, रॉ मटेरियल हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है और फोटोसिंथेसिस किधर होता है। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं कि एक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो कहाँ पे होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके वो अपनी ऑर्गेनिक फूड की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको आप कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उससे आपके पास क्या बनेगा, नेक्स्ट जो फूड बनती है उसको आप कहते हैं कि इनऑर्गेनिक से आपके पास बनेगी ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास बनेंगे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो फूड बनती है वो बनती है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स देन कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में और लिपिड्स में। हम कहते हैं कि अगर हम डेफिनेशन करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है, मतलब एक करेक्ट वे में हम डेफिनेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स यूज़ सनलाइट। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म यूज्ड सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड आपके पास क्या होगी, ग्लूकोज। कहाँ पे ये बनेगी, क्लोरोप्लास्ट में। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या चीज़ है, हमारे पास एक पिगमेंट है। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। हम कहते हैं यहाँ पे जब ऑर्गेनिक फूड बनती है तो लास्ट पे हमारे पास जो रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन किस तरह से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि इक्वेशन में हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कि आप यूज़ करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन इस तरह से आएगी, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल लें, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर कितना आएगा आपके पास 12 मॉलिक्यूल, साथ में आप लें यहाँ पे सनलाइट। यहाँ पे आपने लिखना है कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, आपने पिगमेंट लिया है क्लोरोफिल। आपके पास रिएक्शन के बाद जो चीज़ आएगी वो होगा ऑर्गेनिक फूड, मतलब होगा यहाँ पे क्या, ग्लूकोज, C6H12O6। नेक्स्ट इसके साथ जो चीज़ बनेगी वो है आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और साथ 6 मॉलिक्यूल ही वाटर के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन आपने बैलेंस की है। इक्वेशन कैसे बैलेंस की है, यहाँ पे देखें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए 12। समझ आ रही है? यहाँ पे देखें इसमें हाइड्रोजन कितना है 24, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 12। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपने लिए तो यहाँ पे देखें C6, कार्बन 6 मेंटेन हो गए। यहाँ पे देखें अगली चीज़ है यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल।
हाइड्रोजन कितना है आपके पास 12। यहाँ पे देखें आपके पास थे 24 कार्बन, 24 हाइड्रोजन, 24 में से आपने 12 ले लिए, 12 यहाँ पे लगा लिए, एक्स्ट्रा आपके पास कितने बच के 12। यहाँ पे देखें 6 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें आपके पास कितने ऑक्सीजन थे 12 में से आपने 6 ग्लूकोज की फार्मेशन में यूज़ कर लिए, पीछे कितने बच गए आपके पास 6। अब ये 6 आपने देखें यहाँ पे भी आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास कितना ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन यहाँ से आपके पास जो बचे थे वो आपने यहाँ पे यूज़ किए और 6 ऑक्सीजन जो बचे थे वो वाटर की फॉर्मेशन में यूज़ हो गए। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है यह है आपके पास इक्वेशन कैसे बैलेंस हुई। नेक्स्ट अगली चीज़ है कि आपने यहाँ पे देख लिया कि इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो प्लांट की फूड की प्रिपरेशन में 2 चीज़ें आपने रॉ मटेरियल लिए हैं, कौन कौन से लिए, एक आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपने लिया वाटर। सनलाइट तो आपके पास अवेलेबल है, अब आपने ये बताना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है और वाटर कहाँ से आ रहा है। अब आपने अगला स्टेप ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आई और वाटर आपके पास किधर है। सबसे पहले आप कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखें वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, वाटर आपके पास अवेलेबल है कहाँ पे, सॉइल के अंदर, ठीक है। आपकी सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है, प्लांट आपके कहाँ पे लगे हुए हैं, सॉइल के अंदर ही लगे हुए हैं। अब सॉइल से क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, रूट से। प्लांट अपनी रूट्स की वजह से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। रूट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या आ जाता है, रूट हेयर्स। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बाल लगे हुए होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, रूट हेयर। एब्जॉर्प्शन में जो सबसे ज़्यादा काम हेल्प देता है वो कौन सी चीज़ है, वो है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की वजह से ही प्लांट जो है वो एग्रेशन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले रूट हेयर्स, अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये देखें कि स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि ये आपके पास हैं रूट हेयर्स, यह आपके पास यहाँ पे ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सॉइल से रूट हेयर्स के अंदर वाटर जाएगा तो सबसे पहले किधर जाएगा, रूट हेयर्स के जो सेल्स हैं, सबसे पहले वाटर किधर गया, रूट हेयर्स के सेल्स के अंदर। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है आप उसमें कहते हैं कि वाटर कहाँ पे जाएगा, इसके बाद रूट हेयर्स के बाद वाटर जाएगा इसके अंदर जाइलम वेजल्स के अंदर। स्टूडेंट्स आपने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसमें आपने जाइलम्स का स्ट्रक्चर भी देखा, जाइलम सेल्स का फंक्शन देखा था कि जाइलम का क्या काम है, जाइलम हेल्प देते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ही वाटर जाइलम टिश्यूज़ के अंदर जाएगा तो यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा अपर एरिया में। कि अगर हम ये प्लांट स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो वाटर ने यहाँ से कहाँ पे मूव करना है, अपर एरिया में। तो अपर एरिया क्या है, यहाँ पे प्लांट के लीव्स। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर। ग्रीन पार्ट मतलब प्लांट के लीव्स के अंदर। तो आपने फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर अवेलेबल था आपकी सॉइल के अंदर वो आपने कहाँ पे पहुँचा दिया, लीव्स के अंदर। किसकी वजह से, जाइलम वेजल्स की वजह से। अब अगली चीज़ आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लानी है, तो हमारे पास जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ से आपने करना है कि एयर की मूवमेंट करवानी है। एयर की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी प्लांट्स बॉडी के अंदर। अब प्लांट बॉडी के अंदर एयर कैसे मूव करेगी कि जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, कि लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जब ओपन होते हैं और स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इस मैकेनिज़्म की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है लीफ सेल्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पे दोनों काम हो गए, आपने यहाँ पे वाटर को भी इंटर करवा दिया और देन दूसरी चीज़ कौन सी इंटर करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास आ गई, आपके पास एटमॉस्फेयर में सनलाइट भी है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास लीफ है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास होगा ग्लूकोज, ये चीज़ें आपके पास बनेंगी और साथ आपके पास बनेगा एनर्जी। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास के मैकेनिज़्म क्या होता है। मैकेनिज़्म में क्या चीज़ है
कि आपने ये जो रिएक्शन पढ़ा है कि ये रिएक्शन होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। ये तो आपने कह दिया। अब आपने बताना है कि ये होता कहाँ पे। आपने ये भी बताया कि लीव्स के अंदर होता है। अब अगली चीज़ ये है कि लीव्स के अंदर वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है आपके पास वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप ये देखते हैं कि दो तरीके हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अगली चीज़ है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ भी हो रही है? फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है। लीव्स मतलब लीव्स का वो वाला पोर्शन जो कौन सा है? ग्रीन पोर्शन, मतलब मेसोफिल सेल्स। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। मैकेनिज्म हम कहते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस को डिवाइड कर दिया है दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में, 2 फेजेस। कौन कौन से इसके फेजेस आ जाते हैं? एक को हम नाम दे देते हैं कि ये फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं, ये कौन सा फेज है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। सेकंड को आप क्या देते हैं? ये कौन सा है आपके पास? डार्क रिएक्शन। आपके पास 2 फेजेस हैं, एक फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए, एक को आप नाम देते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को आप कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आप कहते हैं लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे इसमें। लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम कहते हैं क्लोरोफिल ने क्या करना है? लाइट को एब्जॉर्ब करना है। आपने लाइट रिएक्शन में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं? प्लांट यूज लाइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH कि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप क्या करेंगे? लाइट को यूज़ करके 2 चीज़ें बनाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? आप ATP बनाएंगे और उसके साथ क्या बनाएंगे? NADPH। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है मैकेनिज्म में वो आपने क्या करना है कि आपने 2 काम करने हैं। एक तो लाइट को यूज़ करना है, दूसरा 2 चीज़ें आपने उस लाइट को यूज़ करके बनानी है। कौन कौन सी चीज़ें बनानी है? एक आपने ATP बनाना है, दूसरा आपने NADPH को बनाना है। तो इस पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आप साथ साथ ये चीज़ें नोट भी करते जाएं कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। क्लोरोफिल कहाँ पे है? लीफ के अंदर। अब क्या होगा? सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट। आपने पहले ही पॉइंट में ये कहा था कि लाइट को यूज़ करना है ATP की फार्मेशन के लिए और NADPH की फार्मेशन के लिए। लाइट को यूज़ करने के लिए उसको एब्जॉर्ब तो करवाना पड़ेगा। एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी? क्लोरोफिल के अंदर। लाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के अंदर। अब जो ही लाइट एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। अगर स्टूडेंट्स इसके साथ हम डायग्राम बना लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसकी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कि अगर यहाँ पे डायग्राम बन जाए कि ये है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, कि जो आप कहते हैं कि क्लोरोफिल है वो यहाँ पे है। लीफ का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल ने क्या किया? यहाँ पे लाइट फॉल की। अब इस लाइट के फॉल करने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे अंदर था वाटर। आपने पिछला जो आपका लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि यहाँ पे जो आपने फोटोसिंथेसिस करवाई है उसमें क्या हुआ था? आपने यूज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। लीफ के अंदर वाटर भी पहुँच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। अब यहाँ पे इस लीफ के अंदर वाटर है ना, यूँ ही लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो इस लाइट के फॉल करने की वजह से क्या होगा?
हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब क्या होगा, पहला पॉइंट आपने लिखा यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। नेक्स्ट आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाके ये है हाई एनर्जी लेवल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास बेशुमार चीज़ें आएंगी, कैरियर प्रोटीन्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इस वे में मूव करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से आपके पास क्या बनता है, ATP। फ्रेंड्स आपको याद है हमने पीछे बात की है कि जो ही लाइट एब्जॉर्ब होगी तो आपके पास दो काम आपने करवाने हैं, एक आपने ATP की फार्मेशन करवानी है, दूसरा आपने NADPH बनाना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक काम हो गया, मतलब दो काम आपने कर लिए, लाइट को एब्जॉर्ब भी करवा लिया। यहाँ पे पास आपके पास पहली जो चीज़ आई है वो है आपके पास ATP की फार्मेशन। अब अगला काम आपने करवाना है कि आपने NADPH बनाना है। NADPH कैसे बनाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करे, यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे दूसरे क्लोरोप्लास्ट के पास पहुँचे, यहाँ पे नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से देन अगेन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आए, ये प्रोटॉन आएगा, इसकी वजह से आप यहाँ पे देखें NADP बना हुआ है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आए कहाँ से, कि इस वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से, इसकी वजह से देन आपके पास बन जाएगा NADPH। NADP और NADP क्या चीज़ है, NAD हम कहते हैं, ये है हमारे पास NAD, ये हमारे पास एक कोएंजाइम है। फ्रेंड्स ये है हमारे पास लाइट रिएक्शन में हम देखें कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से हमें नज़र आता है, एक ये स्ट्रक्चर, ये और ये, इसको आप Z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, Z स्कीम। लाइट रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, इसका नाम क्या है, Z स्कीम। तो आज आपने जो चीज़ पढ़ी है वो है हमारे पास लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस में आपने मैकेनिज़्म डिस्कस किया, मैकेनिज़्म में दो चीज़ें हैं, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपने पढ़ लिया, डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।